हेलो गाइज, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमारे चैनल पर डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट मिलता है जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो डेली की तरह आज भी हम करेंगे उन टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। आइए बच्चों, ये जो हमारी टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है, इससे हमें जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये जो टॉप 15 क्वेश्चनों की हम सीरीज चला रहे हैं, ये प्रैक्टिस चला रहे हैं, इससे आपको जरूर प्यारे बच्चों कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। जैसे अभी रिसेंटली एनटीपीसी CBT2 ग्रुप डी और यूपी में लेखपाल, यूपी में पुलिस और भी तमाम सारी वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो ये इन सारी वैकेंसियों के लिए इनके तो पेपर रिसेंटली बहुत जल्द होंगे। तो इनकी तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज है, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है रूट -8 प्लस रूट में 284 प्लस रूट में 13 प्लस रूट में 144। ऐसे क्वेश्चन को हमें करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करें प्यारे बच्चों, पीछे से हमें यह देखना पड़ेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। कितने का? 12 का। 12 12 में 144। अब इस 12 को आप 13 में जोड़ दीजिए। जैसे ही आपने 12 में 13 जोड़े तो कितने बन गए? 25। अब आप जानते हैं 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर रूट होता है 5। तो अब मैं क्या करूंगा? 5। इतनी कहानी पूरी को सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिला? 5 मिला। हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। अब जैसे ही मैंने ऐड किए तो ये रूट में ही है, 289 हो गया। ये 289 यानी अभी ये रूट में ही है। जब ये 289 रूट में होगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? यानी कि हम समझ पाएंगे ये किसका स्क्वायर है। मैं समझ पाया ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करें कि ये इस पूरे को सॉल्यूशन करने के बाद हमें कितना मिल गया? अब 17 मिल गया। ओके, अब मैं 17 को बाहर, ये प्लस का सिंबल है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा? बाहर माइनस का 8 मिल गया और प्लस का 17 हमने पीछे से हमने सॉल्यूशन कर लिया था। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 17 में से 8 गया तो कितना बचा? 9 गया। 9 बचा। ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो आपका जो सही जवाब होगा 3 होगा। बस आपसे यही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रुपए 66,300 को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। 6 वर्ष के बाद यानी कि राम का जो भाग है और 4 वर्ष के बाद जो जॉन का भाग होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है, यानी कि 10% वार्षिक, और वो भी चक्रवृद्धि है। ये सिंपल नहीं है, यानी कि साधारण नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये कि 10% चक्रवृद्धि है। तो उनके भाग रुपए में क्या है, यानी कि दोनों के भाग हमें बताने। आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। दोनों के भाग, सपोज दैट मैंने मान लिया एक का भाग P1 और एक का भाग हम यही मान लेते हैं P2। ठीक है, आइए आगे जब मैंने सॉल्यूशन किया तो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझ पाई कि इन दोनों में परसेंटेज का जो दिया जा रहा है कि कितना परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ये 10% को जैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया तो हमें मिल जाएगा, आप जानते हैं, 1 + 10/100। अब मैं ये देख रहा है इन दोनों के समय में कितना अंतर है। इन दोनों के समय में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 4 और 6, यानी कि समय में अंतर आ रहा है 2। तो हम वही कर देंगे, यानी कि समय के अंतर का हम स्क्वायर कर देंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां से क्या निष्कर्ष निकाल पाया? P1 P2 का जो रेशियो है आगे देखेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 एकम 10 और 1 11 हो गया। जब मैंने 11 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 121 अपॉन, यहाँ पे कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब ये आगे की तरफ हम चलते हैं। जैसे मैं आगे की तरफ गया तो अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जो P1 आया वो P1 कितना आ गया? P1 का जो भाग का मान आया यानी कि P1 का 121 आ गया, ये वाला। ठीक है, जब P1 121 आ गया और 100 इनिशियल है, ठीक है, तो हम समझ पाए कितना हो गया, यानी कि 121वां भाग है कितने में से? 221 में से। ठीक है, इनटू, अब मैं देख रहे 66,300। अब इस 66,300 का कौन सा भाग होगा? आइए
हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 11 दूनी 22, यहाँ से आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो लगभग ये जाएगा, तो 11 11 121 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर करता हूं तो 5 चौके 20, फिर भी नहीं कटेगा। 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21, फिर 11 बच जाएगा। ये लगभग जो कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये 3 से कट रहा है। देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 300। जब 300 की गुणा 121 में की आपने 0 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो 36,300 आ गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप P2 देख लेते हैं। P2 कितना आ जाएगा? P2 का जो मान है वो कितना है? देखो यहाँ से 100 है। जब P2 का मान कितना है? 100 है। 100 यानी कि हम दोनों को क्या कर देंगे? फिर टोटल कर देंगे। टोटल करने का मतलब हुआ 221, इसीलिए हम 221 पे निकाल रहे हैं। पहले का भाग 121, दूसरे का भाग 100, टोटल कितना हुआ? 221, इसलिए हम टोटल पे 221 पे निकाल रहे हैं। कुछ बच्चों को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि 121 P1 और 100 P2, तो दोनों को जोड़ोगे तब क्या बन जाएगा? 221। टोटल पार्ट कितना बना? 221, इसलिए हम 221 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, आई होप अब ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। P2 का भाग कितना है? 100, कितने पर? 221, यानी कि टोटल है, इंटू 66,300, सॉरी। तो हम यहाँ से फिर कैलकुलेट किए तो यहाँ 300 आ जाएगा। जब 300 गुणे 100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है, बिल्कुल आ गया। तो यानी कि P1 की वैल्यू आ गई 36,300, P2 की वैल्यू आ गई 30,000। तो यही आपके सही जवाब भी होंगे। सो प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले लेखपाल पुलिस और एनटीपीसी CBT2 ग्रुप डी में ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। X 98 प्रश्नों को हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। यदि हर सही उत्तर के लिए 4 अंक हैं और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक है, तब X द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं? आइए बच्चों मैं समझ लेते हैं। कितने टोटल अंक उसने प्राप्त किए? 202 टोटल अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि उसने कितने? 98 प्रश्न, यानी कि 98 प्रश्नों को हल करता है। ठीक है, X कितने प्रश्नों को हल करता है? 98 प्रश्नों को। और गलत के लिए कितने नंबर काटे जाते हैं? 1 नंबर काटा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। गलत के लिए 1, सही के लिए 4। ठीक है, तो हम जरा देख पा रहे हैं इसका। जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन किया तो कितना आ रहा है, जरा आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 202 और 98 कितना हो गया? 202 और 98 हो गया आपका 300। तो 300 बटे कितना हो गया? 5। तो 5 छक्के 30, 0। तो यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि X द्वारा कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए। तो गलत के लिए कितना अंक काटा जा रहा है? 1 काटा जा रहा है, इसलिए हमने 1 से गुणा किया। अगर हमें सही उत्तर के बारे में पूछा जाता तो 4। तो यानी कि हम समझ पाए तो कितने उसने गलत किए? उसने गलत किए 60। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना बन जाएगा? 60। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकना। गलत के लिए 1, उसने आ गए, यहाँ पे आ गए 60। जब मेरे 60 प्रश्न आ गए तो मैंने ये देख लिया, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, 60 प्रश्न आ गए। हाँ, टोटल उसने 98 प्रश्नों को हल किया। सॉरी 1 सेकंड, हमसे ये सही वाले प्रश्न आ गए क्योंकि मैंने गलत पे कैलकुलेट किया तो सही आएंगे। ठीक है, अब मैं ये देख रहे हैं 98 टोटल थे। जब उसके 60 सही हो गए तो गलत कितने हुए? जरा हम ये देख पा रहे हैं, तो गलत कितने हुए? गलत उसके हुए 38 प्रश्न। तो आपका जो जवाब होगा वो 38 होगा। सॉरी, आपका जवाब क्या होगा? 38। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको एक चीज इसमें नजर आ रही है, 9.5 इंटू 9.5। यहाँ कहीं ना कहीं जैसे ही हमें एक चीज 2 बार लिखी मिले, मेरे माइंड में एक चीज जरूर सेट हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा। ओके, देखिए, और यहाँ भी देखो सिमिलर चीज जहां दिखेगी हमें पता चल जाएगा वो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा। ओके, चलते हम। अब यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि इसे अगर मैं ए मान लें और इसे मैं बी मान लूं तो ये क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देते हैं? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आइए बच्चों, अब जब हम यहां देख पाए कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू कितनी है? 9.5। 9.5
प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2.5। इसी तरीके से आगे ब्रैकेट में भी देखेंगे 9.5 और क्या है 2.5। इसको जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो यहां से हम देख पाए 10 और 2 कितना हो गया 12 इंटू यहां जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 7। तो हमें इस पूरे का सॉल्यूशन जो मिला, इस पूरे का, इस वाले पूरे का, वो कितना मिल गया 12 गुणे 7। अब मैं बढ़ते आगे की तरफ, जो चीज हमें भाग में दी जाती है अगर मैं उसे इस तरीके से, सॉरी हाँ दी जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट ही समझिएगा। अब मेरे पास ये आ गई इसकी वैल्यू, अगर मैं इसमें भाग देते हैं इस पूरी वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का, तो जरा आइए समझ लेते हैं क्या हम इसका स्क्वायर कर पाएंगे 1.5 का, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225। जब 225 होता है 15 15 225। अब ये देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है। जैसे ही आपने देखा तो दशमलव हम लगाएंगे 2 अंक के बाद। ठीक है, मैंने लगा लिया, क्यों, यहाँ 5 के पीछे 0 होगा तो इसलिए 50 यानी कि दशमलव 2 के बाद लगा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस 0.25 है, तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो हम देख पा रहे हैं 12 गुणे 7 अपॉन, यहां पे देखा तो 0.25 चला जाएगा 2.25 में से, यानी कि 2.25 में से 0.25 चला जाएगा तो बचेगा कितना 2। अब देखा आपने 2 छक्के 12, 6 सत्ते 42, तो आपका जो सही जवाब बना वो कितना आ गया 42। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि एक संख्या का 65% 91 है, उस संख्या का मान कितना होगा। देखिए, कोई संख्या है, सपोज दैट कोई नंबर है x, उसका जो 65% है वो कितना आ रहा है, 65% वो कितना आ रहा है 91 आ रहा है। तो हमें यह बताना है कि उस संख्या का मान क्या है आखिर में। तो हम जरा देख पाएंगे, अगर मैं इस 65 को यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो कितने से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 सत्ते 63, नहीं कटेगा, ये कितने से कटना चाहिए, 5 एकम 5, 3 सत्ते 3 दूनी 6, फिर भी नहीं कट रहा है ये। तो एक सेकंड रुकिएगा, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करिएगा, x का 65, ऐसे काटने पिटने में आपको दिक्कत आएगी, परसेंटेज हटाइए 100 लाइए। ठीक है, अब आप करिएगा आगे 91। ठीक है, अब कट जाएगा ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 5 दूनी 10 0। अब यहां से 13 सत्ते 91, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 13 सत्ते 91। अब आपने देखा तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 7 दूनी 14, 140। ठीक है, अभी आप यहां से देख रहे थे तो आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी ये कितने से कटेगा। वैसे ये कट तो ज्यादा, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट काटने की कोशिश करोगे कभी कभी माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, तो आप कैसे, वैसे ये कट रहा था 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, लेकिन हम ऐसे करके भी काट सकते हो, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। ये बोट एंड स्टीम वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। यहां से एक क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे लेखपाल वाले स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को बनाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि हमारा स्कोर एग्जाम में अच्छा हो पाए। आइए बच्चों समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिएगा, वैसे ये सभी वनडे एग्जाम में आता है, लेकिन लेखपाल के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए समझते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी जब 5 घंटे में तय करेगी तो चाल निकल आएगी। ये क्या है, आपकी दूरी है, ये आपकी दूरी हो गई, ये क्या आपका आ गया, ये समय आ गया। तो दूरी बटे समय बराबर क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो 5 सत्ते 35, यानी कि चाल आ गई 7 किलोमीटर पर घंटे। ये 7 किलोमीटर पर घंटे किधर की चाल आ गई है, ये नाव धारा की दिशा में। तो मानिए सपोज दैट शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो ये हो गई, यानी कि धारा की चाल जब शांत जल में नाव की चाल अगर धारा की दिशा में जाएगी, यानी कि नदी का बहाव भी है किधर दिशा में, तो उस नदी के बहाव की स्पीड प्लस नाव की स्पीड दोनों ही ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कितनी आई 7 किलोमीटर पर घंटे। अब ये बोला जा रहा है और 7 घंटे में वापस आती है। यही दूरी 7 घंटे में जब वापस आएगी तो 7 घंटे में वापस आएगी, तो 7 पंजे 35। तो ये जो स्पीड आ गई, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में आ गई 5 किलोमीटर पर घंटे।
अब आपको अगर ये बात पूछी जाए कि नाव की चाल बताइए, तब हम क्या करेंगे, नाव की चाल जब पूछी जाए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12/2 कर देना, ये आ जाएगी शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा। आपसे पूछा गया शांत जल में नाव की गति क्या होगी, 6 किलोमीटर पर घंटे, तो आपका सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाता कि धारा की चाल बताइए, तब हम क्या करते हैं, धारा की चाल निकालने के लिए इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 5 गया 2, और 2 से ही भाग कर दीजिए, तो आपका आ गया 1 किलोमीटर पर घंटे। ये क्या आ गई, धारा की चाल आ गई। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझते हैं। ये कह रहा है कि मान ज्ञात करिए, इस तरीके की एक सीरीज दी गई है, रूट में 5 5। जब इस तरीके से कोई भी सीरीज दी जाए तो आपको ये पूछा गया इसका मान क्या होगा, तो आप तुरंत बता पाएंगे, जो इसकी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे लिखा होता है वही इसका मान होता है। तो इसका पलक झपकते ही आप आंसर कर पाएंगे, इसका मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। और ये चलता चला जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तब इसका मान क्या होगा, 5 होगा। अगर इसकी ही कंडीशन 2 होती है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये रूट वाले क्वेश्चन 4 तरीके के बनते हैं। हम चारों तरीके के क्वेश्चन बहुत जल्द आपके लिए स्पेशली टॉपिक में लेके आएंगे। ओके, तो इसका जवाब क्या होगा, 5 होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और सी पाइपों, एक खाली टंकी को क्रम से 60 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तब टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। आइए बच्चों समझ लेते हैं सवाल को। देखो, इस सवाल में हमसे ये कहा गया है, देखो देखो, हाँ, एक पाइप है ए, और एक पाइप है बी, और एक पाइप है सी। देखो, ए और सी पाइपों एक खाली टंकी को क्रम से 60 घंटे और 48 घंटे में भरते हैं। ये तो 60 घंटे में भर देता, भरने वाले के ऊपर प्लस लगा दो, खाली वाले के ऊपर माइनस लगा दो। ये बी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली करता है, ये सी भरता है। सी कितने में, 48 घंटे में। और बी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देता, 24 घंटे में इस टंकी को क्या कर देता, खाली कर देता। अब अगर हम 60, 24 और 48 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वो टोटल टंकी की क्षमता ही आ जाएगी, यानी कि टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, तो टोटल टंकी की कैपेसिटी के लिए हमें इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 इंटू 10 240। हाँ, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 240। ठीक है, ये ही टोटल टंकी की पानी इतना जा पाएगा, कैपेसिटी टोटल कितनी आ गई, 240। आइए अब मैं इसका भाग देंगे, समय का जैसे ही भाग देंगे तो इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 6 चौके 24, 24 एकम 24, ठीक है, 10 आ गई। अब यहां से देखोगे तो यहां से कितना निकल के आएगा, 24 दूनी 48। जब हम देखें यहां से कि 24 दूनी 48, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 24 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, तो हमने देख लिया कि ए 5 घंटे में और सी, वो ए 4 घंटे में और सी, वो सॉरी, ए की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 5 है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि दोनों भरने वाले नलों की क्षमता कितनी हो गई, दोनों को अगर मिला दें तो दोनों को मिलाने के बाद हो गई 9। ठीक है, और ये टंकी खाली करने वाली है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये -10। ठीक है, तो यानी कि एक की दर से ये खाली कर पाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, टंकी को 2/3 भरने में लगा समय बताइए। ठीक है, तो टंकी कितनी है टोटल, 240। अगर मैं 240 का 2/3 भाग निकालेंगे तो वो कितना होगा, देख लीजिए, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। जब मैं 1 से भाग करेंगे तो ये कितना समय लेगा, 160 मिनट लेगा। ठीक है, अब आपने एक चीज बहुत अच्छे से समझ पाई होगी कि 160 मिनट हो गया। अब आप यहां से ये सारी चीजें दी गई हैं कि इसमें 160 मिनट के आसपास आएगा, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं किया कोई, 160 तो 50 और ये 60, ये 70 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, इसका विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आपसे और तो कुछ नहीं पूछा गया था, 2/3 भाग निकाला तो उस, सॉरी, 8 दूनी 16, ठीक तो है बिल्कुल। और एक की दर से ये खाली करेंगे,
बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही जवाब होगा यही। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी दिन का कितना अंश 4 सही 1/2 मिनट होगा। देखिए, यानी कि 4 सही 1/2 जो मिनट है वो एक दिन का कौन सा भाग होगा, ये कौन सा पार्ट होगा, कितने का, ये एक दिन का, यानी कि 1 डे का, 1 डेज का। तो हम देख पा रहे हैं एक दिन में टोटल घंटे या मिनट की बात अगर हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनट की बात हो रही है। जब भी हम किसी चीज की कंपेयर या तुलना करते हैं तो यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट आर सेम होना चाहिए, यूनिट दोनों की सेम होना चाहिए। क्या आप मेरे को ये बात निकाल पाओगे कि जैसे मैं ये कह दें 2 किलोमीटर और 5 किलोग्राम, क्या इन दोनों का ये रेशियो संभव है? कदापि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से हम यहां देखेंगे, जब ये मिनट में है तो हमें दिन को भी मिनट में करना पड़ेगा। मैं जानता हूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। जब 24 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो इसको घंटे को मिनट में कर लीजिए, या तो मिनट को ही घंटे में कर लो, कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, तो हम यहां से देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9। अगर 9/2 को मैं मिनट में चेंज, वो घंटे में चेंज करना चाहूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। जब मैं इसमें 60 से भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9/120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9/120, सॉरी यहां देख लीजिए, 9/120, ठीक है, बटे 24 घंटे के। तो मैं ये देख पा रहा हूं, तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 9/120 इंटू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12। तो आपके पास जो जवाब आ गया वो कितना आ गया, 8 चौके 32, 320, यानी कि 1/320 आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? आइए समझ लेते हैं। देखिए, हरे हैं और कौन है, लाल है। देखिए, एक थैले में लाल और हरे, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां से लिख लेते हैं। लाल यानी कि रेड, हरे ग्रीन, लाल और हरे टोकनों का अनुपात हमें दिया गया है। टोकनों के बीच हमें क्या अनुपात दिया गया है, हमें अनुपात दिया गया 15:32, मैंने लिख लिया। आगे चलते हैं। जबकि गुलाबी, ठीक है, पिंक, और लाल टोकन यानी कि लाल टोकन के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 18:25। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना आप लोग, ये देखना है मेरे को कि यहाँ पे देखो लाल है और यहाँ भी लाल है। जब यहाँ लाल की संख्या 15 है उसी थैले में, तो यहाँ भी लाल की संख्या 15 होना चाहिए, या जब यहाँ 28 है तो यहाँ भी 28 होना चाहिए, यानी कि दोनों ही लाल की वैल्यू समान होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं। अब समान है नहीं तो इन्हें समान करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को इनको, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 25 है 28 की जगह, एक सेकंड रुकना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना है 25, यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे दोनों जगह समान होनी चाहिए थी वैल्यू। समान करने के लिए मैं एलसीएम लेता हूँ, तो कितने पे ये समान हो जाएंगे, मैं जानता हूं कि 25 और 15, तो मैं देखता हूं कि ये 75 पे समान हो जाएंगे। तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, यानी कि अगर इस पूरे फ्रैक्शन में, रेशियो में मैं 5 का गुणा कर दूं तो काम बन जाएगा। इसमें कितने का करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। 15 पंजे 75। अब जब यहां किया गुणा तो यहां भी करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160। और आगे क्या बनेगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, अब यहाँ भी कितना आ जाएगा, लाल का 75 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75। तो यानी कि लाल, हरे और गुलाबी का अनुपात मेरे पास आ गया है। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया हरे गुलाबी, नहीं, हरे गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात पूछा गया, हरे और गुलाबी। तो हरे और गुलाबी के बीच का तो अनुपात ये है दोनों का, हरे और गुलाबी के बीच का अनुपात ये है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जरा देखिए।
6 से कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कर लीजिए तो इसको कर लीजिए 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 80:27 बन जाएगा। इसको मैंने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं, 2 से भाग कर दिया, ठीक है। तो यही आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए, एक कोई प्लेटफॉर्म है, ये सपोज दैट एक कोई आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म, ये कहा गया है प्लेटफॉर्म के शीर्ष, यानी कि यहाँ पे एक टावर कोई खड़ा है प्लेटफॉर्म के शीर्ष पे, ठीक है। और यहां से भी एक एंगल बनाया जा रहा है, और एक एंगल जो बन रहा है वो बस एक ही बन रहा है 75। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर, ये कोई टावर खड़ा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है। ये क्या है? आपका टावर है, ठीक है। ये आपका क्या है? टावर है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब मैंने ये देखा कि ये 30 डिग्री है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो जब एक 30 डिग्री होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल तब बनता है जब एक कोण 90 डिग्री ऑलवेज होता ही होता है। तो देखिए, 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे मैं क्या मानता हूं? एक मानता हूं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये 60 डिग्री होगी, 60 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है उसे मैं क्या मानता हूं? √3 मानता हूं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को मैं 2 मानता हूं। आप कैसे भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और बोला गया है यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है, ठीक है, यानी कि 75√3 दूर स्थित है, यानी कि ये वाली चीज दी गई है, ये वाली चीज, इसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में। वो कितनी दी गई है? 75√3। अब देखिए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डिग्री था, 60 डिग्री के सामने √3 आता है, लेकिन उसकी वैल्यू दी गई है 75√3। तो क्या ये 3 यूनिट यानी कि √3 75√3 के बराबर है? बिल्कुल है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू साफ 75 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया तब टावर की ऊंचाई कितनी है। अब जरा मैं समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो टावर की ऊंचाई आई है, वो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? टावर की ऊंचाई आ गई आपके लिए यहाँ पे 75, ठीक है। जब आपने ये 75 वैल्यू यहाँ पे समझ ली, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये 75 आ गई, ये टावर यहां तक ही है, देखो यहां तक, ठीक है। ये मैंने यहां तक की वैल्यू निकाली, यहां तक की वैल्यू मैंने जब निकाली तब कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू 75, जो हमें 30 डिग्री के सामने बुझा दी गई थी। एक जो जब एक का गुणा 75 में करोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 75। जब इतनी वैल्यू कितनी है? 75 है। और ये आपको दिया गया है प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी दी गई है? 18 मीटर। अगर मैं 75 में से इस 18 को जैसे ही मैं घटाऊंगा, तो वो सॉरी जोड़ूंगा, तो ये टोटल हाइट आ जाएगी यहाँ से भूतल से टावर की पूरी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 18 और 75 कितना हो जाएगा? 8 5 13, 8 और 1 9, यानी कि 93 मीटर आ जाएगा। 93 मीटर ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है? आइए, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या को देखते हैं जो किसी संख्या से कट नहीं रही हो, यानी कि किसी भी नंबर से अगर वो संख्या नहीं कट रही हो तो वो अभाज्य संख्या है। आइए देख लेते हैं। क्या ये 2 कट रहा है? बिल्कुल कट। ये 100 कट रहा है? बिल्कुल, ये तो अभाज्य नहीं है। ये 3 भी नहीं है अभाज्य, ये तो कट रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी कट रही है। क्या ये कट रहा है? ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आइए 13 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी? देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो मैं जानता हूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यानी कि 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी? 999, ठीक है। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, अब मेरे को यही चेक करना है क्या 999 से नीचे देखते हैं मैं कौन सी होगी। और ये शर्त दी गई है कि वो क्या होना चाहिए? वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो मैं जानता हूं 871 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। ये 961 है किसी का? बिल्कुल है साहब। ये 961 तो हम जानते हैं पूर्ण वर्ग है। जब 961 पूर्ण वर्ग है तो मैं यही इसका आंसर कर पाएंगे, ओके। और ये जानते हैं आप 832 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है,
ठीक है, तो आपने इतनी बात समझी कि 961 एक पूर्ण वर्ग है। जब 961 पूर्ण वर्ग है तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मेरा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, अब चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मैंने देखा तो मेरे को यह देखना पड़ा कि मैं यहां से एक चीज और देख रहा हूं कि ये देखा मैंने कि ये इन दोनों को ऐड हो जाएगा, ये दोनों सब वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो हम आसान वे में बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे रूट में तो कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 0। ठीक है, इनटू है ये क्या, इनटू, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनटू होगा, चलिए देख लेंगे। यहाँ पे 15 में से जैसे आप 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.03 बचेगा। ठीक है, जब 0.03 बच गया, अब मैं यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको हटाएं तो नीचे क्या लाना पड़ेगा 2 0 यानी कि 100 आ जाएगा। अब मैं क्या ये स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 3 3 9 3 27 यानी कि 3, ये सॉरी 1 मिनट रुकना, 2 5 और 2 7 27। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये 27 बन गया। अब यहाँ से मैंने देखा बटे क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, वो सॉरी 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27। ठीक है, ये 3√3 बटे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इनटू यहाँ पे भी हम इसी तरीके से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 लाओगे, तो इसका देख पाया मैंने √3 बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पाए कि 3 का गुणा, जैसे मैंने √3 का गुणा √3 में कराया तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 गुणे 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब आपका जब ये मान आ गया और नीचे कितना आना है, नीचे आना है 10 इंटू 10 100, तो हम देख पाए यहाँ पे कितना मान आपका निकल के आएगा 0.09। ठीक है, तो यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि आज की टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारी आज की टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यदि x इक्वल टू 9, y इक्वल टू √17, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1/3 पावर में है -1, इसका मान हमें ज्ञात करके दिखाइएगा। आइए समझ लेते हैं इस सवाल को। जब आपको x की भी वैल्यू दी जा रही है और y की भी वैल्यू दी जा रही है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें पुट करना है बस। मेरे को कहाँ पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/3, यहाँ पे है -1। ओके, जब मैंने x की जगह पे 9 पुट किया तो 9 में कितना हो जाएगा 81 स्क्वायर करने पर। y की जगह पे मैंने जब 17 पुट किया तो 17 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते ही कितना बन जाएगा, देखिए √17 है तो इसलिए 17 ही आ जाएगा। अगर केवल 17 होगा तब 289 बनता, लेकिन के √17 है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, आप जरा देखिएगा पावर में क्या है माइनस का 1/3। ठीक है, -1। अब यहां से मैंने देखा 81 में से जैसे मैंने 17 को घटाया तो मेरे पास कितना बनेगा, मेरे पास बनेगा 7 4 11 यानी कि 64 बच जाएगा। ठीक है, 64 की पावर माइनस का 1/3 -1। अब मैं जानता हूं कि अगर कोई चीज पावर में माइनस में होती है तो हम बटे में ले आते हैं। ठीक है, और की पावर 1/3 है तो इसलिए इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे हम 64 का। ओके, और -1 कर देंगे। जब मैं इसको देखेंगे तो यहां से देख पा रहे हैं 64 के इसका क्यूब रूट होता है 4 चौको 16 चौको 64, तो 1/4 और माइनस में 1, तो 4। अब मैं देख पा रहे हैं 1/4 -1 क्या हो जाएगा, -3/4। यही आपसे पूछा गया था, इसका ही सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप हमारी टेस्ट सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर प्यारे बच्चों ये हमारी टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और चैनल के पास ही बने ये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे और भी नई नई चीजें आपके लिए कलेक्ट करके लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए मैं इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।